गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखो हम लोग मोशन इन अ प्लेन ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, राइट। देखो इसके पहले हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था। आज हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे, उसका स्टेटमेंट देखेंगे और उसका प्रूफ भी देखेंगे, राइट। कि हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे फाइंड कर सकते, राइट। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके पहले हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था, राइट। आज हम देखते कि पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, उसका स्टेटमेंट क्या है और उसका प्रूफ क्या है, राइट। फ्रॉम दिस लॉ हाउ वी कैन फाइंड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो देखो इसकी स्टेटमेंट क्या है? if two vectors represents the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, right, then diagonal of a parallelogram represents the resultant। डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करता? डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। वो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करता, represents the resultant of the two vectors which is drawn from the same point, which is drawn from the same point, right। तो ये स्टेटमेंट है, drawn from the same point। या हम लिख सकते हैं ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये स्टेटमेंट है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन की, राइट। अगर दो वेक्टर है पैरेललोग्राम के, जो दो जो वेक्टर्स है वो दो साइड रिप्रेजेंट कर रहे पैरेललोग्राम के, अगर वो एक ही पॉइंट से अगर ड्रॉ किए गए हैं तो फिर जो रिजल्टेंट हम ड्रॉ करते वो भी रिजल्टेंट हमको सेम पॉइंट से ड्रॉ करना पड़ेगा, और वो
जो वेक्टर है वो क्या डिस्क्राइब करेगा, वो रिजल्टेंट डिस्क्राइब करेगा ऑफ दैट टू एडजेसेंट साइड, राइट। मीन्स हम रिजल्टेंट इक्वल टू क्या लिख सकते, वो दो वेक्टर का हम एडिशन लिख सकते, राइट। सपोज अगर हमने दो वेक्टर लिए ए एंड बी और रिजल्टेंट आर लिया, तो हम आर को क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, राइट। सो दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ए वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ए वेक्टर एडिशन, राइट। तो देखो इसका अभी हम प्रूफ देखते, ये जो आपका लॉ है इसका हम प्रूफ देखते। इसके पहले हमने स्टेटमेंट देखा, अभी हम प्रूफ देखते। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम की दो साइड्स ड्रॉ करते, राइट। सबसे पहले हम क्या करते, पैरेललोग्राम की दो साइड ड्रॉ करते। अगर ये वेक्टर ए है, अगर ये वेक्टर ए है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या रहती, इक्वल एंड पैरेलल रहती। और ऐसी अगर एक साइड हम ड्रॉ करते, ऐसी अगर एक साइड ड्रॉ करते, राइट। तो फिर ये जो वेक्टर है ये क्या करेगा, रिजल्टेंट शो करेगा, ये वेक्टर रिजल्टेंट शो करेगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर है जिसको हम डायगोनल बोलते, विच कनेक्ट द अपोजिट कॉर्नर, राइट। तो फिर पैरेललोग्राम में क्या होता कि इक्वल एंड मीन्स अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, राइट। तो फिर इसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। हम ऐसे ड्रॉ करते यहाँ तक के, राइट। डायगोनल ऐसा हो जाएगा, राइट। और ये साइड हम ऐसे हमने पैरेललोग्राम यहाँ पे निकाला है, राइट। ये हमने पैरेललोग्राम को ड्रॉ किया है। ये रिजल्टेंट वेक्टर है आर, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी होगा, राइट। ये वेक्टर बी होगा। दैट्स वाई हमने बोला है कि आर इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, राइट। तो इस हम पैरेललोग्राम को नाम दे देते, इस हम जैसे इसको सी दे देते, डी दे देते, यहाँ पे ई दे देते और यहाँ पे एफ दे देते, राइट। सी डी ई एफ, ये हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल बनेगा, यहाँ पे भी थीटा एंगल बनेगा, यहाँ पे भी थीटा एंगल बनेगा, राइट। दो थीटा एंगल बनेंगे। तो यहाँ पे हमको ज्योमेट्री यूज करने के लिए इतना पैरेललोग्राम सफिशिएंट नहीं है, ज्योमेट्री यूज करने के लिए इतना पैरेललोग्राम सफिशिएंट नहीं है, राइट। तो हम क्या करते कि जो ये वेक्टर है सी डी, ये जो सी डी वेक्टर है इसको थोड़ा आगे हम बढ़ा देते। इसको अगर थोड़ा ऐसे हमने आगे बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का जो टेल है वो सेम हो जाएगा और ये यहाँ पे हेड हो जाएगा। ये हेड इसका अलग से और ये इसका हेड अलग से, राइट। तो यहाँ पे और एक एंगल हम ड्रॉ कर सकते, यहाँ पे और एक एंगल हम ड्रॉ कर सकते, राइट। इसको अगर हमने
एंगल थीटा दे दिया, राइट। इसको अगर हमने एंगल थीटा दे दिया, ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा स्ट्रेट निकालना है, और यहाँ पे अगर ये लाइन हम ऐसे यहाँ पे ज्वाइन कर देते तो यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगल फॉर्म होगा। ये वेक्टर को थोड़ा हमने आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे थीटा एंगल ले लिया, इसके वजह से ये अगर परपेंडिकुलर इस पे डाल देते ये वेक्टर के ऊपर तो यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म होता, राइट। फिर इसको हम क्या नाम देंगे, सी डी। ई अब तो उधर में, तो यहाँ पे क्या हम नाम देंगे, सी डी। सपोज सी डी एन ले लेते, यहाँ पे सी डी एन ले लेते, राइट। तो फिर डीएन ज्योमेट्री के हिसाब से डीएन की क्या लेंथ हो जाएंगी, ये जो साइड डीएन है वो क्या बनेगा, ये क्यू, ये जो थीटा है ये जो डीएन है, अब हम डीएन और ईएन की लेंथ हम निकाल सकते, राइट। हम डीएन और ईएन की लेंथ हम निकाल सकते, राइट। ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका बी, ये साइन थीटा बनेगा, ये बी साइन थीटा बनेगा अपोजिट वाला, राइट। और डीएन क्या बनने के चांसेस है, डीएन क्या बनेगा, डीएन बनेगा बी कॉस थीटा, डीएन बनेगा बी कॉस थीटा, राइट। अपोजिट वाला साइन बना और एडजेसेंट वाला कॉस थीटा बना, राइट। तो अभी हम क्या लिख सकते, ये पैरेललोग्राम से हम क्या क्या ड्रॉ कर सकते, हम बोलते कि इन ट्रायंगल ईडीएन क्या हो जाएगा, डीएन बना आपका बी कॉस थीटा, डी बी कॉस थीटा, राइट। ईएन क्या बना, ईएन बना आपका बी साइन थीटा, ईएन बना आपका बी साइन थीटा, राइट। ऐसे लेंथ बनी, अगर ये वेक्टर को हमने आगे बढ़ा दिया तो इन ट्रायंगल ये वाला ई, ये डी और यहाँ पे एन है, राइट। तो फिर ये अगर हम बड़ा ट्रायंगल लेते सी ई एन में क्या होगा, इन ट्रायंगल सीईएन में क्या होगा, पाइथागोरस के हिसाब से इन ट्रायंगल सी, ये सी, ये ई और ये एन, इसमें क्या होगा, ये दो एडजेसेंट साइड रहेंगी और ये इसका हाइपोटेनियस रहेगा, मतलब ये क्या बनेगा, सी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना हम, सी स्क्वायर इक्वल टू सी एन स्क्वायर इक्वल टू सी एन स्क्वायर, और ये क्या लिख सकेंगे, इसको लिख सकेंगे ई एन स्क्वायर, इसको लिख सकेंगे ई एन स्क्वायर। ये आपको समझा है, ये आपको समझा है क्या, ये ट्रायंगल है सी ई एन, राइट। यहां पे हमने पाइथागोरस को अप्लाई किया, इसका हाइपोटेनियस क्या बना, सी बना, राइट। फिर दो एडजेसेंट साइड हमने कौन सी ली, सी एन स्क्वायर प्लस ई एन स्क्वायर, राइट। अब सी एन को क्या लिख सकते, सी एन को लिख सकते सी डी प्लस डी एन, इसका स्क्वायर और ये ई एन का स्क्वायर और इसका ई एन का स्क्वायर, राइट। ये क्या बनेगा, सी डी की क्या लेंथ है,
ये ए, और डी एन क्या है, बी कॉस थीटा ये स्क्वायर, ई एन क्या है, ई एन है बी, बी साइन थीटा इसका स्क्वायर, राइट। ये ए प्लस बी के फॉर्म में, इसको थोड़ा एक्सपांड करते, इसको लिखते ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, राइट, प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब क्या होगा, ये बी स्क्वायर अगर कॉमन निकला तो ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, राइट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ये हमको मालूम है। क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर, ये ट्वाइस ए बी, ये आपका कॉस थीटा, उसके बाद ये बी स्क्वायर, डायरेक्ट ही लिखता मैं, क्योंकि अगर आप कॉमन निकालोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 हो जाएगा, राइट। इसको थोड़ा कलेक्ट करके लिखते, ये ए स्क्वायर, पहले बी स्क्वायर लिखते प्लस ट्वाइस ए बी, ये क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, ये क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। और सी क्या है आपका, सी है वेक्टर आर, तो फिर उसकी लेंथ क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, राइट। तो अगर आर स्क्वायर इक्वल टू इतना है तो फिर आर की वैल्यू क्या हो जाएंगी, देयरफॉर आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी cos theta. So this is the magnitude of the resultant of the vector. This is the r is the magnitude of the resultant of the vector. यहाँ पे मैं लिख देता, this is the resultant of the vector. r क्या है, resultant है, resultant of the vector. So from parallelogram of vector addition हमने क्या निकाला, r निकाला। r क्या है, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर है। तो मैंने पैरेललोग्राम का नाम लेते वक्त c लिया, d लिया, e लिया, f लिया। आप जरूरी नहीं कि आप वही सेम नाम वहाँ पे जैसे कि वैसे रखे, आप उसको दूसरा भी नाम दे सकते, जो अल्फ़ाबेट्स है वो आप यूज कर सकते, कोई m n q n ऐसे भी लिख सकता, राइट। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बराबर होना कि आपको क्या निकालना है, राइट। अगर आपके मन में ये भी सवाल आ सकता कि अगर यहाँ पे ये थीटा, राइट, ये थीटा है तो फिर यहाँ पे भी हम पाइथागोरस क्यों नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपकी एक लेंथ क्या है, वेक्टर ए है, दूसरी बी है, राइट। तो वहाँ पे थीटा कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए ये वेक्टर को हमने थोड़ा आगे बढ़ाया, राइट। और वहाँ पे फिर हमने एंगल थीटा लिखा और वहाँ पे हमने पाइथागोरस को यूज किया, राइट। तो इस तरह से हमने पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट निकाला, राइट। अब हम क्या करते, इसको ही हम मैग्नीट्यूड बोल सकते, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ऐसे लिखना है आपको, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। आर क्या है, मैग्नीट्यूड है, राइट। अब हम डायरेक्शन कैलकुलेट करते, अब हम क्या करते, डायरेक्शन कैलकुलेट करते। पैरेललोग्राम से हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया, अभी हम डायरेक्शन को फाइंड करते, राइट। तो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम एक एंगल लेते, ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक एंगल लिया है बीटा,
थीटा के आगे में। फिर tan बीटा क्या हो जाएगा, आपको tan का फॉर्मूला मालूम है, tan क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। tan क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, राइट। तो फिर यहाँ पे tan क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan, ये अपोजिट साइड En, और ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा Cn, एडजेसेंट साइड हो जाएगा Cn। En की क्या वैल्यू है, En की वैल्यू है b साइन थीटा। Cn क्या है, Cn है a प्लस b कॉस थीटा, राइट। तो फिर बीटा हम निकाल सकते, बीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, राइट। तो ये क्या हो गया आपका, ये डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। बीटा का फॉर्मूला निकाला है हमने, tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ ए रिजल्टेंट वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर आर का ये क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, और ये क्या था, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आर, राइट। तो इस तरह से पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करके हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आर निकाला, सिमिलरली डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर निकाला, राइट। तो ये प्रूफ हो गया पैरेललोग्राम ऑफ ए वेक्टर एडिशन, राइट। इसके पहले हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ ए वेक्टर एडिशन देखा था, राइट। तो देख लो आप इसको, चलो अभी नेक्स्ट की तरफ जाते। देखो इसके पहले हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को पढ़ा है, राइट, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे हैं, राइट। तो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, राइट। इलेक्ट्रिक करंट को क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, राइट। फिर भी वह वेक्टर क्वांटिटीज क्यों नहीं है, यह हमारा सवाल था, राइट। हमारा क्वेश्चन था कि वाई इलेक्ट्रिक करंट is not a vector quantity, यह हमारा क्वेश्चन था, राइट। इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, राइट। ऐसा एक सवाल क्रिएट हो सकता। देखो अगर ऐसे दो करंट है, एक I1 है एक I2 है, राइट, और ये इनका रिजल्टेंट करंट है I है। यहाँ पे अगर एंगल थीटा बन रहा है, तो अगर
इनका हमको रिजल्टेंट लेना है, रिजल्टेंट आई निकालना है बाय किरचॉफ्स करंट लॉ। तो हम आई कैसे निकालेंगे? आई हम सिंपली क्या करेंगे, ये दो करंट का एडिशन करेंगे, I1 प्लस I2, राइट, I1 प्लस I2। तो ये रिजल्टेंट निकालते वक्त हमको एंगल की जरूरत गिरी क्या? ये रिजल्टेंट निकालते वक्त हमको कहीं पे भी एंगल की जरूरत गिरी क्या? तो इसका आंसर है नहीं। हमने क्या किया, रिजल्टेंट आई निकालते वक्त सीधा सीधा ये दोनों करंट को क्या किया, यहाँ पे ऐड किया, राइट। तो इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ ए वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ए वेक्टर एडिशन। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी इसलिए नहीं है क्योंकि वह ट्रायंगल लॉ ऑफ ए वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ए वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती, राइट। क्योंकि आपको मालूम है ट्रायंगल लॉ ऑफ ए वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ ए वेक्टर एडिशन, इसके हिसाब से हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है ना, ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ ए वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ ए वेक्टर एडिशन में मैग्नीट्यूड निकालने का ये फॉर्मूला है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालते वक्त यहाँ पे तो हमने ये एंगल यूज किया है कॉस थीटा, ये थीटा यूज किया है ना, थीटा इज यूज इन ट्रायंगल लॉ ऑफ ए वेक्टर एडिशन, राइट, वेक्टर एडिशन। बट यहाँ पे ये रिजल्टेंट निकालते वक्त, ये आई को अगर हम रिजल्टेंट बोलते तो उसको निकालते वक्त कहीं पे भी हमने एंगल का यूज किया है क्या? नहीं, हमने सीधा सीधा I1 प्लस I2 को ऐड कर दिया। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ ए वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट, इट इज ऐड लाइक अ स्केलर, राइट। तो ऐसा इसका हम एक्सप्लेनेशन दे सकते, राइट। तो अभी हमने पैरेललोग्राम देखा है, राइट। एक थोड़ा सा हम बेसिक देखते हैं। आपको स्क्वायर भी मालूम है, राइट। आपको रेक्टेंगल भी मालूम है और आपको पैरेललोग्राम भी मालूम है, राइट, राइट। ये स्क्वायर में क्या होता है, कि चारों साइड सेम रहती है, ऐसे सेम रहती है, राइट। रेक्टेंगल में क्या रहता है, अपोजिट साइड आर इक्वल, मतलब चारों साइड सेम नहीं रहती, ओनली अपोजिट साइड आर सेम। अपोजिट, ये रेक्टेंगल हो गया, राइट। इसका ईच एंगल क्या है, 90 का है, ईच एंगल क्या है, 90 का है। ईच एंगल क्या है, 90 का है। मतलब अगर आप चार एंगल को ऐड करते, 90 प्लस 90
प्लस 90, तो ये क्या हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा, ये हो जाएगा 360। स्क्वायर और रेक्टेंगल में फर्क है ना, स्क्वायर में चारों साइड सेम है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड आर सेम, मतलब दो सेम है और दो अलग है, राइट। और इसका रेक्टेंगल में ईच एंगल क्या है, 90 का है, राइट। अब क्या लेते, पैरेललोग्राम लेते, अब क्या लेते, पैरेललोग्राम लेते। पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड आर सेम, बट ईच इंटीरियर एंगल 90 का नहीं रहता, एक एक्यूट रहता और एक एप्टूस रहता, राइट। दो अपोजिट एंगल सेम रहते और दो अपोजिट एंगल उनकी वैल्यू सेम रहती, लेकिन पहले दो से अलग रहती, वो पैरेललोग्राम है। अगर ऐसे दो साइड सेम है, ये अपोजिट वाले, हम क्या बोल सकते कि ये अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। और ये दो साइड, ये दो साइड, ये दो साइड, इसको थोड़ा बराबर ड्रॉ करते, राइट। तो ये क्या हो गया आपका, ये पैरेललोग्राम हो गया, राइट। अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, राइट। यहाँ पे डायगोनल की लेंथ क्या होंगी, सेम होंगी, यहाँ पे डायगोनल की लेंथ क्या होंगी, सेम होंगी, लेकिन यहाँ पे डायगोनल की लेंथ क्या हो सकती, अलग अलग हो सकती, कम ज़्यादा हो सकती। डायगोनल्स मीन्स विच कनेक्ट द टू अपोजिट कॉर्नर, राइट। तो यहाँ पे अगर इसका एंगल 60 है, यहाँ पे अगर इसका एंगल 60 है, तो इसके अपोजिट वाला भी एंगल क्या हो जाना चाहिए, ये भी 60 हो जाना चाहिए, ऐसा है। इसका अपोजिट वाला एंगल भी क्या हो, ये अगर 60 एंगल है तो ये भी 60 एंगल होना चाहिए। तो 60 प्लस 60 कितना हुआ, ये हुआ 120। तो फिर 360 माइनस 120, ये कितना बचा, ये 0, ये 4, ये 240, ये 240। तो फिर बाकी के दो एंगल, इनकी वैल्यू क्या रहेंगी, इनकी वैल्यू रहेंगी 120 120, ये भी 120 का होगा, ये भी 120 का होगा, राइट। ये भी 120 का होगा, ये भी 120 का होगा। तो अगर आप पूरा ऐड करते तो क्या बनेगा, 360 बनेगा, 60 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120, राइट। ये 120, ये 240, ये 360, ये 360, लेकिन टोटल एंगल की एडिशन क्या आती, 360 आती। तो ऐसा ये डिफरेंस है, मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि इसके पहले हमने पैरेललोग्राम लॉ पे वेक्टर एडिशन देखा है, इसलिए मैंने थोड़ा आपको ये बेसिक समझाया है, राइट। स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पोजीशन
पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बस इसमें आपको इतना समझना है कि अगर एक आधी प्लेन में हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, एक आधी प्लेन में अगर हम दो अगर पोजीशन वेक्टर निकालते हैं और उसको जोड़ के अगर हम एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो पूरे पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, राइट। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वी हैव टू राइट दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए टोटल पाथ। ये मुझे आपको यहाँ पे समझाना है, राइट, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में, राइट। तो देखो ऐसा अगर हम प्लेन में, ऐसा अगर हम प्लेन में इमेज लेते, प्लेन मीन्स टू डायमेंशनल फिगर, ये ओ है, ऐसे अगर एक्स है, ऐसे अगर वाई है, राइट। तो यहाँ पे यहाँ पे ओपी, यहाँ पे अगर ओपी इसका अगर पोजीशन वेक्टर आर है और यहाँ पे अगर ओपी डैश है, इसका अगर पोजीशन वेक्टर अगर आर डैश है, अगर ओपी का पोजीशन वेक्टर आर है और ओपी डैश का अगर पोजीशन वेक्टर अगर आर डैश है, तो इन दोनों को इन दोनों को हम कनेक्ट कर सकते ऐसे, राइट। तो फिर ये क्या हो गया, पी डैश क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। पी डैश इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पी डैश क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। एंड आर डैश इज अ पोजीशन वेक्टर, इज अ पोजीशन वेक्टर। ऐसे अगर टू प्लेन में, मतलब ऐसी टू डायमेंशनल अगर फिगर ली हमने और दो पोजीशन वेक्टर और एक उनको ज्वाइन करके अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हमने निकाला है, राइट, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो टोटल पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कलर अगर आपको थोड़ा दूसरा कलर लेता हूं मैं ताकि आपको विजिबल हो। इसमें क्या है कि it is important that डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is a straight line, displacement vector is a straight line which join initial and final point, initial and final point। तो बस ये पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये पूरे पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, राइट। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हमको लिखना है, डिस्प्लेसमेंट अगर हमको लिखना है तो डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते, पी डैश लिख सकते, राइट। डिस्प्लेसमेंट को ऐसा लिखने की जरूरत है ही नहीं, आर प्लस
r dash, r plus r dash, right? Because displacement is a vector quantity, right? Displacement is a vector quantity. और एक डायग्राम ऐसी है कि इसी से रिलेटेड, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको भी एक प्लेन में लेते, ये डायग्राम समझने के लिए हम एक प्लेन ड्रॉ करते, 2 डायमेंशनल फिगर। ये O है, ये X है, ये Y है, OX Y है, राइट? और यहाँ पे सपोज अगर कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, PQ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ है, राइट? तो PQ से रिलेटेड हम 2-3 पाथ यहाँ पे निकाल सकते। हम ऐसा एक पाथ निकालते, हम ऐसा एक यहाँ पे पाथ निकालते, राइट? हम ऐसा एक पाथ यहाँ पे ड्रॉ करते। यहाँ पे B हो जाएगा, ये PAB, उसके बाद यहाँ पे हम C नाम देते, यहाँ पे नाम C देते। पहला पाथ क्या हुआ, पाथ क्या क्या आएंगे यहाँ पे, PAB CQ विच इज रिलेटेड टू PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट? सेकंड पाथ क्या हो जाएगा, ऐसे भी एक पाथ यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते, यहाँ पे हम पॉइंट D दे देते, PDQ, राइट? PDQ। और एक थर्ड पाथ भी हम निकाल सकते, PBC। ऐसा अगर यहाँ पे एक पाथ ऐसे ड्रॉ कर दिया, PBCFQ, ऐसा अगर ये PBCFQ, राइट? तो प्लेन में 2 डायमेंशनल फिगर में ऐसे अगर एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ से रिलेटेड अगर हमने सपोज हम इतने हम पाथ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट कर सकते, अगर पाथ इतना भी बड़ा है, अगर पाथ ये आपको PABCQ बहुत बड़ा पाथ लग रहा, राइट? लेकिन फिर भी PQ का मैग्नीट्यूड जो है वो इनके बराबर हो सकता है। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है PQ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो PQ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो PQ है, इनका मैग्नीट्यूड इनके बराबर हो सकता, इससे लेस भी हो सकता है लेकिन इनके बराबर भी हो सकता है। तो ऐसी इसकी कैपेसिटी है वेक्टर PQ की, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ है, इनका मैग्नीट्यूड इनके ये पाथ के बराबर हो सकता है, राइट? उससे लेस भी हो सकता या फिर इसके बराबर भी हो सकता। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट इन पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसके पहले ये एक डायग्राम देखिए हमने, राइट? इसमें हमने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द टोटल पाथ। O से लेके फिर P तक गए, फिर O से लेके P डैश तक गए, तो इतना यहाँ पे लिखने की जरूरत है ही नहीं,
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डिपेंड अपॉन ओनली द इनिशियल एंड द फाइनल पाथ। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। इसके बाद हम देखते कि कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है ये हम देखते हैं, राइट। कोलिनियर वेक्टर मीन्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर। कोलिनियर वेक्टर मीन्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर। उनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती, अपोजिट हो सकती, मे बी अपोजिट, बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। हम क्या लिख सकते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती, देयर डायरेक्शन मे बी डिफरेंट, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती, बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। जैसे ये वेक्टर ए है, राइट, ये वेक्टर अगर ऐसे बी है, ये वेक्टर ऐसे अगर सी है, ये वेक्टर अगर ऐसे डी है, ये तीन वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, और वेक्टर डी की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो हमने बोला है कि खाली ये पैरेलल होना, राइट, मतलब एंगल बिटवीन दिस वेक्टर में बी 0 और 180, 0 और 180। डायरेक्शन अपोजिट हो सकती, बट पैरेलल होना ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कोलिनियर वेक्टर के लिए, राइट। तो इसमें दो टाइप आते हैं कोलिनियर वेक्टर में। कोलिनियर वेक्टर्स के क्या है? दो टाइप है, एक पैरेलल वेक्टर है, एक पैरेलल वेक्टर है, और दूसरा क्या है? दूसरा है एंटी पैरेलल वेक्टर। दूसरा क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर है, एंटी पैरेलल वेक्टर है। ये कोलिनियर वेक्टर के दो टाइप है, एक पैरेलल वेक्टर है और दूसरा एंटी पैरेलल वेक्टर है। तो इसमें से पैरेलल वेक्टर कौन से हो जाएंगे? ए बी सी आर द पैरेलल वेक्टर बिकॉज दे आर गोइंग इन अ सेम डायरेक्शन, राइट। और फिर कोई भी वेक्टर डी के साथ अगर ले लिया, हम बोल सकते कि वेक्टर सी एंड डी आर एंटी पैरेलल वेक्टर, क्योंकि सी की डायरेक्शन इस साइड है और डी की डायरेक्शन इस साइड है। हम ये भी बोल सकते कि वेक्टर ए एंड डी आर एंटी पैरेलल, वेक्टर बी एंड डी आर एंटी पैरेलल, बिकॉज उनकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। वेक्टर ए बी सी आर पैरेलल वेक्टर। यहाँ पे क्या लिखते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेम डायरेक्शन। पैरेलल वेक्टर में क्या होता है? सेम डायरेक्शन होता है। एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है। ये कोलिनियर वेक्टर के टाइप है, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है, एंटी पैरेलल वेक्टर में वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट होती है। और कोलिनियर वेक्टर में क्या होता है कि ऑल द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, उनकी डायरेक्शन सेम अपोजिट हो सकती है वो कोलिनियर वेक्टर में, राइट।
कोलिनियर वेक्टर, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कोलिनियर वेक्टर आर अलोंग द सेम लाइन और पैरेलल लाइन इसमें से ये वेक्टर ए बी और ये सी सेम लाइन पे, ये ए और बी सेम लाइन पे, ये क्या है, पैरेलल लाइन पे, सी और डी। तो फिर देयरफॉर एंगल्स बिटवीन देम पैरेलल होने की वजह से क्या हो जाएगा, एंगल्स बिटवीन देम इज 0 डिग्री और 180 राइट। तो अभी हमने कोलिनियर वेक्टर्स को पढ़ा और उसके टाइप्स को पढ़ा, पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर, राइट। उसके बाद हम कोप्लेनर वेक्टर पढ़ते, देखो कोप्लेनर वेक्टर का सिंपल मीनिंग होता है कोई भी वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन में है, प्लेन क्या होता है, प्लेन मीन्स 2 डायमेंशनल फिगर, कोई भी वेक्टर अगर 2 डायमेंशन में है तो उसको कोप्लेनर बोलते, राइट। प्लेन क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट। अगर ये एक वेक्टर यहाँ पे है, एक वेक्टर अगर यहाँ पे है तो इसको भी हम कोप्लेनर वेक्टर बोल सकते, लेकिन इसके बाहर के वेक्टर को हम कोप्लेनर वेक्टर बोल सकते क्या, नहीं, इसके बाहर के वेक्टर को हम कोप्लेनर वेक्टर नहीं बोल सकते, बिकॉज ये प्लेन के बाहर है, एक्स वाई एक्सिस के बाहर है, राइट। तो कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या होता है कि वेक्टर्स विच लाई अलोंग द सेम प्लेन, राइट। ये 3 डायमेंशनल फिगर के लिए भी हम डिफाइन कर सकते, राइट। एक वेक्टर अगर यहाँ पे है तो उसको भी, ये वेक्टर को हम कोप्लेनर वेक्टर बोल सकते क्या, नहीं, बिकॉज ये 2 वेक्टर अलग प्लेन में है और ये 3rd वेक्टर अलग प्लेन में है, राइट। तो इसको कोप्लेनर वेक्टर हम नहीं बोल सकते। ये अगर ये 3 डायमेंशनल फिगर अभी हमने निकाला है, इसको अगर हम डिलीट कर देते, इसको अगर यहाँ से निकाल देते और तीनों वेक्टर अगर हम यहीं पे निकालते, ये प्लेन में, राइट, इसको अगर ए नाम दे दिया, इसको अगर बी दे दिया, इसको सी दे दिया, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है, बिकॉज दे आर लाई इन अ सेम प्लेन। कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है, राइट। ए बी सी क्या हो गया, कोप्लेनर वेक्टर हो गया, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर ई नाम देते थे, यहाँ पे डी नाम दे देते ये वेक्टर का, तो ई और डी कोप्लेनर वेक्टर होगा क्या, नहीं, बिकॉज ई लाई इन अ वाई एक्स प्लेन वाइल डी इज लाई इन अ वाई जेड प्लेन, तो ये कोप्लेनर वेक्टर नहीं होगा। तो कोप्लेनर वेक्टर का सिंपल मीनिंग है कि वेक्टर विच लाई इन अ सेम प्लेन, राइट, वेदर इट इज 2 डायमेंशनल फिगर या फिर 3 डायमेंशनल फिगर, राइट। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे थ्योरी देखी है, जिसमें पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन भी देखा है, उसके बाद कोलिनियर कोप्लेनर वेक्टर को भी पढ़ा है, राइट। उसके बाद पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी पढ़ा है। तो और इस चैप्टर से रिलेटेड हम थ्योरी इसके आगे के क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।